दी एनेस्थीसिया लर्नर्स एकेडमी के इस मालूमाती सेशन में खुशामदीद। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जो सर्जरी के नाम से ही हर इंसान के जहन में घूमने लगता है। जी हाँ, जनरल एनेस्थीसिया यानी बेहोशी का डर। देखें, आज हम खालिस तिब्बी हकायक और तारीखी डेटा की रोशनी में इस डर की असल हकीकत को समझेंगे। हमारा मकसद इन तमाम वहमों और परेशानियों को दूर करना है जो सालों से हमारे दिलों में बैठे हैं। चलो फिर शुरू करते हैं। तो आज के इस सेशन का एजेंडा कुछ यूं है। सबसे पहले हम एनेस्थीसिया के इस सबसे बड़े खौफ पर बात करेंगे, फिर देखेंगे कि वक्त के साथ खतरे में कितनी ड्रामेटिक कमी आई है। उसके बाद सर्जरी में होने वाली जिद्दत, जदीद सेफ्टी के सुतून और आखिर में बाकी मानदा खतरात को समझने की कोशिश करेंगे। पहला हिस्सा एनेस्थीसिया का सबसे बड़ा खौफ यानी मुतवक्के मरीजों की बुनियादी तशवीश को दूर करना। देखें, जब भी सर्जरी का वक्त आता है ना, तो एक बहुत बड़ी नफ्सियाती रुकावट सामने आ खड़ी होती है। और वो बुनियादी सवाल जो हर एक के जहन में गूंजता है वो ये है कि क्या मरीज दोबारा जाग पाएगा। दी एनेस्थीसिया लर्नर्स एकेडमी में हम बखूबी समझते हैं कि ये अवाम की सबसे बड़ी और सबसे आम तशवीश है। सच्ची बात तो ये है कि ये खौफ इतना गहरा है कि अक्सर लोग असल सर्जरी के कट या दर्द से इतना नहीं डरते जितना उस बेहोशी के अमल से डरते हैं कि कहीं वो दोबारा होश में ही ना आए। हिस्सा 2, खतरे में ड्रामाई कमी। ऑपरेटिंग रूम की सेफ्टी की तारीख पर एक नज़र। लेकिन जरा ठहरें, असल कहानी जो डेटा हमें बताता है वो कुछ और ही है। अगर हम पिछले 70 सालों की तारीख उठाकर देखें ना, तो ऑपरेटिंग रूम की सेफ्टी में एक ज़बरदस्त इनकलाब आया है। इस टाइमलाइन पर ही गौर कर लें। 1940 की दहाई में एनेस्थीसिया के दौरान मौत का खतरा 1000 में से एक शख्स का था। ये वाकई काफ़ी ज़्यादा था। मगर फिर देखें, 1970 की दहाई आते आते ये खतरा कम होकर 10,000 में से एक रह गया और फिर 1990 की दहाई तक ये 1 लाख में से एक तक गिर गया। हर 10 साल बाद अमवात की शरह में ये तेजी से कमी आना मेडिकल साइंस का एक बहुत ही शानदार कारनामा है। और अब जरा इस अदद पे गौर करें, 1.1। जी हाँ, हैरानकुन तौर पर आज के दौर में एनेस्थीसिया के ज़ेरे असर जान जाने का खतरा 1 साल में फी 10 लाख अफराद में सिर्फ और सिर्फ 1.1 है। मतलब ये आदाद व शुमार साबित करते हैं कि आज का ऑपरेटिंग रूम इंसानी तारीख में सबसे ज्यादा महफूज जगहों में से एक है। हिस्सा 3, सर्जरी में जिद्दत यानी कैसे एक बेहतर सर्जरी का मतलब है ज्यादा महफूज एनेस्थीसिया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये सेफ्टी कैसे मुमकिन हुई। इसकी एक बहुत बड़ी वजह खुद सर्जरी के तरीकों में आने वाला हैरत अंगेज बदलाव है। जरा माजी और हाल का मुवाजना तो करें। 1980 की दहाई में अगर किसी के पित्ते यानी गाल ब्लैडर की सर्जरी होनी होती तो पेट पर एक बहुत बड़ा कट लगता था, जिस्म पर इंतहाई शिद्दत दबाव पड़ता था और रिकवरी वो तो बहुत ही मुश्किल और लंबी होती थी। इसके बरक्स आज की सर्जरी देखें। आज लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक तरीके इस्तेमाल होते हैं। पेट में बस चंद छोटे से सुराख किए जाते हैं और मरीज उमूमन सिर्फ एक रात अस्पताल में रुककर घर चला जाता है। सीधी सी बात है, जब जिस्म पर दबाव कम पड़ेगा तो एनेस्थीसिया के खतरात भी तो खुद ब खुद कम हो जाएंगे ना। इसके अलावा आजकल एक और जबरदस्त काम होता है। सर्जरी से पहले मरीज को मुकम्मल तौर पर तैयार किया जाता है, जिसे मेडिकल जुबान में प्री ऑपरेटिव ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। मतलब एकोकार्डियोग्राम और फेफड़ों के फंक्शन जैसे टेस्ट करके डॉक्टर्स ये बात यकीनी बनाते हैं कि मरीज ऑपरेटिंग टेबल पर लेटने से पहले अपनी बेहतरीन जिस्मानी हालत में हो। इन टेस्टों की मदद से एनेस्थीसिया को हर मरीज की बिल्कुल इनफरादी जरूरत के मुताबिक तैयार किया जाता है, जो सेफ्टी को कई गुना बढ़ा देता है। हिस्सा 4, जदीद सेफ्टी के स्तून, अद्वियात, ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी की पेशरफ्त। अब सर्जरी की जिद्दत के साथ साथ खुद एनेस्थीसियोलॉजी की फील्ड में भी कमाल की कामयाबियां मिली हैं। एक बहुत ही बड़ा कदम रीजनल एनेस्थीसिया का वसी इस्तेमाल है। इसका मतलब है एपिड्यूरल, स्पाइनल या अल्ट्रासाउंड की मदद से जिस्म के मखसूस आसाब को सुन कर देना। इसकी वजह से क्या हुआ कि अब इंतहाई बीमार दिल या कमजोर फेफड़ों वाले मरीजों को मुकम्मल तौर पर बेहोश करने यानी जनरल एनेस्थीसिया से बचाया जा सकता है। उन्हें हल्की सी नींदावर दवा देकर और सिर्फ मुतालिका हिस्से को सुन करके बहुत महफूज तरीके से ऑपरेट किया जा सकता है। अद्वियात की बात करें तो तारीखी तौर पर ईथर जैसी गैसें इस्तेमाल होती थीं जो दिल के अफ़ाल को बहुत बुरे तरीके से मुतासर करती थीं। लेकिन आज की दवाइयां मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ और बहुत महफूज हैं। इनके साइड इफ़ेक्ट्स ना होने के बराबर हैं और ये जिस्म के बाकी निज़ामों पर बहुत कम असरअंदाज होती हैं। पुरानी दवाइयों को तो बस अब पीछे छोड़ दिया गया है और इन नए एजेंट्स ने पेचीदियों को बिल्कुल निचली सतह पर ला खड़ा किया है। और बात सिर्फ अद्वियात तक महदूद नहीं है।
ट्रेनिंग, प्रोटोकॉल्स और टेक्नोलॉजी, इन सब में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। 1920 की दहाई में तो लोग बस किसी के साथ थोड़ा सा काम सीखकर एनेस्थीसिया देना शुरू कर देते थे, लेकिन आज डॉक्टर्स को हज़ारों घंटों की सख्त तरीन रेजिडेंसी ट्रेनिंग करनी पड़ती है और मुश्किल बोर्ड इम्तिहानात पास करने पड़ते हैं। साथ ही साथ डेटा पर मबनी निहायत सख्त गाइडलाइंस पर अमल किया जाता है। फिर आज के वेंटिलेटर्स इतने स्मार्ट हैं कि उन्हें हर मरीज के फेफड़ों और दिल की मखसूस सूरत हाल के मुताबिक एडजस्ट किया जा सकता है, और जदीद एंटीबायोटिक्स और दर्द का शद्वियात का तो वसी इस्तेमाल होता ही है। अब यहाँ एक बड़ी ही दिलचस्प और सच कहूँ तो हैरत अंगेज बात है। जरा तसव्वुर करें, 1980 की दहाई से पहले डॉक्टर्स मरीज के खून में ऑक्सीजन चेक करने के लिए क्या करते थे? वो सिर्फ मरीज के होठों का रंग देखते थे कि आया वो गुलाबी हैं या नीले पड़ रहे हैं। जरा सोचें कितना रिस्की था ये। और आज देखें, हम पल्स ऑक्सीमीटर जैसी शानदार और निहायत सस्ती टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं जो हर सेकंड मुसलसल ऑक्सीजन की सतह की निगरानी करती रहती है। इस एक छोटी सी डिवाइस ने तो ऑपरेटिंग रूम्स में मॉनिटरिंग की दुनिया ही बदल कर रख दी है। हिस्सा 5, बाकी मानदा खतरात को समझना, इंतहाई केसेस और जदीद तिब का इनसे निपटने का तरीका। अब इतने सारे हिफाजती इक़दामात के बावजूद थोड़ा हकीकत पसंद आना भी ज़रूरी है। आखिर वो 10 लाख में एक शख्स कौन होता है? शुमारियाती तौर पर देखें तो वो मरीज़ जिनकी उम्र 85 साल या उससे ज़्यादा है और बदकिस्मती से उन्हें पहले से ही दिल या फेफड़ों की इंतहाई शदीद बीमारियां लाहिक हैं, उन्हें एनेस्थीसिया के दौरान सबसे ज़्यादा खतरा होता है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखने वाली है, ये बीमारियां होना ही खतरे की हतमी वजह नहीं है। आज के सर्टिफाइड एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ख़ास तौर पर इस बात की ट्रेनिंग लेते हैं कि वो इन इंतहाई नाजुक और पेचीदा हालात में भी मरीज़ की जान को बेहतरीन तरीके से महफूज रख सकें। अच्छा, उम्र और बीमारी के अलावा एक और बहुत ही नायाब लेकिन अहम खतरा मौजूद है, जिसे मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कहते हैं। ये दरअसल कुछ मखसूस एनेस्थीसिया गैसें या सक्सिनाइल कोलिन जैसी दवाइयों पर जिस्म का एक जेनेटिक रद्द अमल है। इसमें होता यह है कि मरीज के पट्टे सख्त होना शुरू हो जाते हैं, इंतहाई तेज बुखार हो जाता है, दिल की धड़कन खतरनाक हद तक तेज हो जाती है और पट्टों से पोटेशियम निकलने लगता है। सुनकर थोड़ा डरावना लगता है ना? लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हमारी मेडिकल टीमें इस जीनियाती खतरे को सिरे से ख़त्म करने के लिए बहुत ही सादा मगर मौसर कदम उठाती हैं। सबसे पहले ख़ानदानी हिस्ट्री का तफसीली जायज़ा लिया जाता है ताकि पता चल सके कि माजी की सर्जरियों में खुदा न खास्ता किसी करीबी रिश्तेदार को गैर मामूली तेज़ बुखार तो नहीं हुआ था, और अगर ज़रा सा भी शक हो तो सर्जरी से पहले ही हिफाजती जीनेटिक टेस्टिंग कर ली जाती है। इस तरह इस खतरे को मुकम्मल तौर पे बाईपास कर दिया जाता है। तो भाई, इस सब का निचोड़ ये है कि पिछली 7 दहाइयों में हमने जो हैरत अंगेज सफ़र तय किया है, उसने ऑपरेटिंग रूम को इंसानी तारीख में पहले से कहीं ज़्यादा महफूज बना दिया है। और जब आज की जदीद तिब ने ख़तरात को इतना कम कर दिया है, तो ये सोचना कितना दिलचस्प है कि टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल में मरीजों की सेफ्टी के और कौन से नए दरवाजे खोलेगी। इस शानदार पेशरफ्त को देखकर हम बहुत पुरुमीद हैं कि आने वाला कल आज से भी ज़्यादा महफूज होने वाला है। दी एनेस्थीसिया लर्नर्स अकेडमी के इस सेशन में हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया। यूं ही सीखते रहें और सेहतमंद रहें।